दुनिया के लिए मैं एक बहुत बड़ा छुपा रुस्तम बिजनेसमैन हूँ। लीन वानबाई ने मुझे ढूंढ निकाला और लुओ परिवार के पास वापस पहुंचा दिया। अब मेरी बहनें मुझे एक सीधा साधा बच्चा समझती हैं, जिसे बस लाड प्यार चाहिए। उन्हें पक्का यकीन था कि सालों तक बाहर भटकने के बाद मैं कंगाली की हालत में दाने दाने को मोहताज हूंगा। इसीलिए बड़ी बहन लो किंगवांग ने अपनी एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड निकाली और मेरे सामने लहरा दी। अपनी आंखें झुकाए बेहद नरम आवाज में उसने अपना चेहरा थोड़ा उठाया और इशारा करते हुए मुझसे कहा, जब मर्जी हो स्वाइप करो, वह सब कुछ खरीद लो जिसे पहले खरीदने का मौका नहीं मिला। उस पल हॉल में मौजूद सभी की निगाहें मुझ पर टिक गईं। वे मेरे चेहरे पर हैरान और इमोशनल होने वाले भावों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेरी नजर उस अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए ठहरी और मैंने बस शांति से जवाब दिया, थैंक्स बड़ी बहन। जब लुओ किंगवांग को लगा कि मैं तुरंत कार्ड ले लूंगा, तभी मैं घूमा और अपने पुराने धुले और फेड हो चुके कैनवास बैग को उठाया और उसके अंदर से एक कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना कार्ड है। लुओ परिवार के लोग वहीं के वहीं ऐसे सुन्न हो गए मानो किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। सब एक साथ सन्नाटे में आ गए। लुओ किंगवांग के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। ब्लैक कार्ड पकड़े उसका हाथ हवा में ही अजीब तरह से फ्रीज हो गया। उसने अनजाने में नीचे उस कार्ड की तरफ देखा जो मैंने उसे थमाया था। वह कार्ड पूरी तरह से जेट ब्लैक गहरा काला था, जिसका टेक्सचर इतना अजीब था कि कोई भी देखकर बता दे कि कोई आम कार्ड नहीं है। उसके फ्रंट पर किसी बैंक का लोगो नहीं था, बस एक रहस्यमयी सिंबल टटाइन टोटेम था जो रोशनी को भी सोख रहा था। कोने में एक 3D डिजिटल कोड खुदा हुआ था। उस कार्ड को देखते ही लो किंगवांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह लो कॉर्पोरेशन की लेडी सीईओ है जो फाइनेंशियल वर्ल्ड के टॉप पर बैठती है। भला ऐसा कौन सा प्रीमियम कार्ड होगा जो उसने न देखा हो। लेकिन मेरे हाथ में जो कार्ड था उसके बारे में उसने केवल एक बार एक बेहद गुप्त ग्लोबल कैपिटलिस्ट सेलोन इंटरनेशनल अरबपतियों की मीटिंग में एक पुरानी यूरोपीय फैमिली की लेडी टाइकून के मुंह से सुना था। अफवाह थी कि इस कार्ड को जारी करने वाला बैंक इतना सीक्रेट है कि वह कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आता। उनकी सर्विस दुनिया के उन चुनिंदा अरबपतियों के लिए है जिनकी गिनती 100 से भी कम है। इस कार्ड की लिमिट और पावर किसी की भी कल्पना से परे है। इसे कार्ड कहना गलत होगा। यह असल में दुनिया के सबसे ऊंचे रुतबे का क्लास पास था। उस लेडी टाइकून ने तो यहाँ तक दावा किया था कि इस कार्ड का मालिक जो फंड्स मैनेज कर सकता है वह पल भर में किसी छोटे देश की इकोनॉमी को हिलाकर रख दे। उस समय उसने इसे सिर्फ एक शहरी अफवाह माना था, लेकिन अब वही जादुई पौराणिक कार्ड मेरे एक पुराने से कैनवास बैग से इतनी आसानी से बाहर आ गया था। लो किंगवांग की पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई। उसके दिमाग में घंटियां बजने लगी। उसने नीचे अपने उस ब्लैक कार्ड को देखा जिस पर उसे कभी नाज था। अब वह कार्ड उसे हाथ में इतना गर्म लग रहा था मानो हाथ जल जाएगा। उसे वह कार्ड दिखाने में भी शर्म आने लगी। बहनों की ना समझी और मेरा स्वैग। तीसरी बहन लुओ नियानवेई ने उसे खोया हुआ देखा तो पास आई। उसने मेरे हाथ में मौजूद कार्ड पर एक सरसरी नजर डाली और तिरस्कार से मुंह बिगाड़ते हुए बोली, ये कौन सा कबाड़ कार्ड है, एकदम कोयले जैसा काला, इस पर तो बैंक का नाम तक नहीं लिखा, कहीं ये कोई लोकल सेविंग कार्ड तो नहीं है, इसमें सच में पैसे हैं भी। मेरी मानो बड़ी बहन का ये ग्लोबल ब्लैक कार्ड रख लो। ये सुनते ही लुओ किंगवांग के होश उड़ गए। उसका दिल किया कि वो अपनी इस बेवकूफ बहन का मुंह तुरंत बंद कर दे। लोकल कार्ड बोलने की हिम्मत कैसे हुई इसकी। उसका मन किया कि नियानवेई का दिमाग खोलकर देखे कि उसमें भरा क्या है। उसने अपने दिल में उठते तूफान को बमुश्किल काबू किया। उसकी आवाज बिना चाहे सूखने लगी थी, जिसमें थोड़ा खौफ और सम्मान साफ झलक रहा था। फिर भी उसने हिचकिचाते हुए मुझसे पूछा, छोटे भाई क्या ये कार्ड डार्क लाइट बैंक का है। मैंने सहजता से सिर हिला दिया। हाँ, इसकी लिमिट ठीक ठाक है, काम चल जाता है। लुओ किंगवांग का पूरा चेहरा झटक गया। उसकी यूरोपीय टाइकून के दावों के मुताबिक इस कार्ड की पावर को ठीक ठाक कहना इस कार्ड की तौहीन थी। उसने चुपचाप अपने उस घमंडी ब्लैक कार्ड को वापस जेब में रख लिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। मेरे कार्ड के सामने उसका कार्ड वाकई एक खिलौना लग रहा था। तीसरी बहन लो शियाओयाओ अभी भी उलझन में थी। ये डार्क लाइट बैंक क्या भला है, मैंने तो कभी नहीं सुना। क्या ये हमारे स्विस बैंक से भी बड़ा है जिससे हमारा बिजनेस चलता है। चौथी बहन लो रूनिंग ने भांप लिया था कि बड़ी बहन के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल चुके हैं। उसने मेरे हाथ में मौजूद कार्ड को ध्यान से देखा। भले ही वह फाइनेंस की दुनिया के सीक्रेट्स नहीं जानती थी, लेकिन उस कार्ड का मिनिमलिस्टिक डिजाइन और हाईटेक लुक उसे बता रहा था कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। माता पिता को भी नहीं पता था कि डार्क लाइट बैंक क्या है, लेकिन अपनी बड़ी बेटी को इस कदर सहमा हुआ देखकर वे समझ गए कि मेरे इस कार्ड का बैकग्राउंड बेहद खतरनाक है। माँ ने धीमी आवाज में मुझसे संभल कर पूछा, लुओ चेन तुम्हारे पास ये कार्ड कहाँ से आया। मैंने तब तक कार्ड वापस अपने वॉलेट में रख लिया था। मैंने बस लापरवाही से जवाब दिया, किसी ने गिफ्ट किया था। तीसरी बहन लो शियाओयाओ ने तुरंत सवाल दागा, किसने गिफ्ट किया। मैंने उसे बस एक शांत ठंडी नजर से देखा और कोई जवाब नहीं दिया। मुझे थोड़ी नींद आ रही थी, इसीलिए मैंने पहले ऊपर जाकर आराम करना सही समझा। मैंने सभी को एक छोटा सा नोट दिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मेरा वह दुबला पतला लेकिन रौबदार बैक प्रोफाइल देखकर लिविंग रूम में बैठे पांचों लोग सन्नाटे में डूब गए। लो शियाओयाओ ने अपने छोटे बालों को नोचते हुए हैरान होकर बड़ी बहन से पूछा, आखिर बात क्या है दीदी, क्या भाई को आपका ब्लैक कार्ड भी पसंद नहीं आया। लो किंगवांग ने मुझे सीढ़ियों के कोने में ओझल होते देखा। तब जाकर उसने एक गहरी सांस छोड़ी और अपने माथे को सहलाया। उत्सुकता से भरे पूरे
पूरे परिवार को देखते हुए उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये बात फिर कभी करेंगे। बात पसंद आने की नहीं है, सच तो ये है कि हमने भाई की हैसियत का अंदाजा लगाने में बहुत बड़ी भूल कर दी। लो किंगवांग ने अपने हाथ में बचे हुए ब्लैक कार्ड को हिलाया। भाई ने अभी जो कार्ड दिखाया उसके सामने मेरा ये कार्ड किसी बच्चे के गेमिंग कार्ड जैसा है। लू शियाओयाओ सोफे से उछल पड़ी। दीदी मजाक मत करो, भाई का वह कोयले जैसा कार्ड सच में इतना जादुई है? लो किंगवांग ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका उतरा हुआ चेहरा ही सब बयां कर रहा था। लिविंग रूम में एक बार फिर कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा गया। लू शियाओयाओ वापस सोफे पर ढह गई और बुदबुदाने लगी, ओ माय गॉड, मेरा ये भाई आखिर किस दुनिया का फरिश्ता है? उन्हें लगा था कि वे जिस बच्चे को वापस लाए हैं वो एक नाजुक सा पौधा है जिसे पैसों की छांव में पालना होगा, पर यहाँ तो बंदे ने जेब से एक कार्ड क्या निकाला, वह सीधे गॉड फादर बन गया जिसके सामने उन्हें खुद सिर झुकाना पड़ रहा था। ये कहानी उनके सोचे हुए पॉपर टू प्रिंस वाले ड्रामे से बिल्कुल अलग जा रही थी। अगली सुबह तीसरी बहन आंधी की तरह डाइनिंग रूम में घुसी। डैड, मॉम, बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, गेस करो मैं कल रात को कितने बजे तक रिसर्च कर रही थी? उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, लेकिन वह बेहद एक्साइटेड थी। उसने अपना फोन हिलाते हुए कहा, ये सब डार्क लाइट बैंक के बारे में है। डार्क लाइट बैंक शब्द सुनते ही पूरे परिवार की नजरें तुरंत लुओ शियाओयाओ पर टिक गईं। पापा ने अखबार को टेबल पर पटका और बेताबी से पूछा, क्या पता चला? कुछ भी नहीं। लुओ शियाओयाओ धप से कुर्सी पर बैठ गई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। इंटरनेट पर डार्क लाइट बैंक की सारी जानकारी ऐसे गायब है मानो पूरा डेटा ही फॉर्मेट कर दिया गया हो। बड़ी दीदी सच में ग्रेट है जिन्होंने एक नजर में पहचान लिया। लो किंगवांग शांति से अपने टोस्ट को काट रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो खुद भी रात भर सो नहीं पाई थी। उसके दिमाग में बार बार वही ब्लैक कार्ड और मेरा वो बेपरवाह चेहरा घूम रहा था। मॉम ने मेरी तरफ बेहद प्यार और हमदर्दी से देखा। बच्चे, इन सालों में तूने बाहर कितनी मुश्किलें झेली होंगी, चाहे जो भी हुआ हो, तू हमारे लुओ परिवार का खून है। पापा ने सीधे फैसला सुना दिया, आगे से कोई भी उस कार्ड का जिक्र नहीं करेगा। उस पर किसी तरह का प्रेशर मत डालना। लो किंगवांग ने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी आंखों में एक नई जिद चमक उठी। कोई बात नहीं, ब्लैक कार्ड काम नहीं आया तो हमारे पास और भी तरीके हैं। आज मैं उसे लॉन्ग ड्राइव पर बाहर लेकर जाऊंगी। मेरी ब्रांड न्यू कोएनिग्सेक सुपर कार में मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़का इस कार को मना कर पाएगा। चौथी बहन लो रूनिंग ने धीरे से चुटकी ली। तीसरी दीदी, क्या आपको यकीन है कि भाई आपकी कार को भाव भी देगा? उसके पास जो कार्ड है उससे वो आपका पूरा कार कलेक्शन खरीद सकता है। लो शियाओयाओ ने आंखें मटकाई, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी वक्त मैं सीढ़ियों से नीचे आया। व्हाइट टी शर्ट और जीन्स में मैं एकदम सिंपल और कूल लग रहा था। मॉम डैड के चेहरे पर तुरंत बड़ी सी मुस्कान आ गई। लो चैन उठ गया, आओ जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। लो शियाओयाओ में जैसे फिर से जान आ गई। वह तुरंत भागकर मेरे पास आई। छोटे भाई, आज तीसरी दीदी तुम्हें बाहर घुमाने ले चले तो कैसा रहेगा? दीदी ने नई सुपर कार ली है, तुम्हें सिटी राइड पर ले चलूंगी, फुल टॉर जमाएंगे तुम्हारा। मैंने कुर्सी खींचकर बैठते हुए टेबल से ब्रेड का एक टुकड़ा उठाया। थैंक्स तीसरी दीदी, पर जरूरत नहीं है। मुझे अपने पुराने कमरे से कुछ सामान लाना है। लो शियाओयाओ ये सुनते ही एक्साइटेड हो गई। क्या लाना है? दीदी लाकर देती है ना, क्या कोई पर्सनल चीज है? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं खुद ही जाकर ले आता हूँ। लेकिन लो शियाओयाओ कहाँ मानने वाली थी। वो मेरे पीछे पीछे दौड़ पड़ी। वो मेरे साथ ऊपर मंजिल पर आ गई। कहने को तो वह मुझे रास्ता दिखा रही थी, पर असल में वह यह देखना चाहती थी कि जो प्रिंस स्वीट शानदार कमरा उसने मेरे लिए तैयार किया था वो मुझे पसंद आता है या नहीं। जब मैंने उस आलीशान कमरे का बड़ा दरवाजा खोला तो लुओ शियाओयाओ ने गर्व से अपना सिर उठाकर कमरे को दिखाया। कैसा है लुओ चेन? ये कमरा एकदम टॉप नॉच है ना, पूरे शहर का सबसे बेस्ट डिजाइन और लेटेस्ट मॉडल। मेरी नजर कमरे में सजे हुए लिमिटेड एडिशन कस्टमाइज्ड टॉयज, रेयर स्नीकर्स, महंगे जूते पर पड़ी, पर मैंने बस शांति से सिर हिलाया और सीधे कमरे के कोने में पड़े मेरे पुराने चमड़े के सूटकेस की तरफ बढ़ गया। लुओ शियाओयाओ के चेहरे पर थोड़ी निराशा दिखी, पर वह उत्सुकता से मेरी हर मूवमेंट को ध्यान से देख रही थी। मैं नीचे झुका और सूटकेस खोला। मैंने सबसे नीचे से एक पुराना धूल से भरा मेटल बॉक्स निकाला। वह साइज में किसी लैपटॉप जितना ही था, लेकिन काफी भारी और मोटा था। लुओ शियाओयाओ उत्सुकता से पास आई। भाई ये क्या है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस अपनी उंगली से बॉक्स के साइड में लगे सेंसर को धीरे से दबाया। एक क्लिक की आवाज हुई एंड बॉक्स पर एक नीली लेजर लाइट जली, जिसने तुरंत मेरे फिंगरप्रिंट और आइरिस आंखों के स्कैन को वेरीफाई किया। अगले ही पल बॉक्स का ढक्कन बिना किसी आवाज के खुल गया। लुओ शियाओयाओ ने जैसे ही अंदर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बॉक्स में कोई गेमिंग कार्ड्स या मामूली खिलौने नहीं थे जैसा कि वह सोच रही थी। अंदर एक बेहद एडवांस कंपार्टमेंट था जिसमें ब्लैक शॉक प्रूफ मखमली कपड़ा बिछा था। अलग अलग खानों में कुछ बेहद कीमती चीजें शांति से रखी थी। उनमें से एक कलाई घड़ी रिस्ट वॉच का डिजाइन इतना कॉम्प्लेक्स था जिसमें बारीक गियर्स और सितारों जैसे चमकदार पैटर्न्स बने थे। उसके नीलम सफायर के ग्लास के नीचे ऐसा लग रहा था मानो कोई जादुई रोशनी घूम रही हो। उसने ऐसी घड़ियां सिर्फ दुनिया की टॉप वॉच मैगजीन्स के लेजेंडरी कॉलम में देखी थी। कहा जाता था कि यह किसी महान वॉचमेकर की जिंदगी की सबसे बेस्ट क्रिएशन थी, जिसकी सिर्फ एक घड़ी की कीमत से शहर के सेंटर में कई आलीशान बंगले खरीदे जा सकते थे। बगल में एक सिंपल सा दिखने वाला पेन रखा था जिसकी बॉडी काफी शार्प और मैस्कुलिन थी। पेन के कैप के टॉप पर एक रेयर ब्लैक डायमंड जरा हुआ था जो एक कमाल का फ्यूचरिस्टिक लुक दे रहा था। इसके अलावा वहाँ अलग अलग रंगों के छोटे क्रिस्टल मेमोरी कार्ड्स, स्टोरेज डिवाइस रखे थे जिनकी एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी उसकी खुद की हाईटेक लैब के उपकरणों से भी कहीं ज्यादा एडवांस थी। बाकी के पार्ट्स तो उसे समझ में ही नहीं आ रहे थे। ये कोई कबाड़ या पुरानी चीजें नहीं थी, ये तो असल में अपने साथ ले जाया जाने वाला एक सुपर हाईटेक खजाना था। दिमागी सिस्टम हैंग लो, शियाओयाओ का मुंह इतना
खुला का खुला रह गया कि उसमें एक अंडा समा जाए। उसने कांपते हुए हाथों से घड़ी की तरफ इशारा किया। भाई ये घड़ी। मैंने उस घड़ी को उठाया, एक सरसरी नजर डाली और बेहद कैजुअल लहजे में कहा, एक दादाजी ने गिफ्ट की थी, बोले कि ऐसे ही पहनने के काम आएगी। लू शियाओयाओ को लगा कि उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। उसने कांपती उंगली से पेन की तरफ इशारा किया। तो ये क्या है? लिखने के काम आता है। मैंने उस पेन को अपनी उंगलियों के बीच तेजी से घुमाया, पेन फ्लिप किया और जरूरत पड़ने पर ये एक टेम्पररी डिकोडर का काम भी कर देता है। डिकोडर? लू शियाओयाओ का दिमाग पूरी तरह क्रैश हो गया। उसने एक तरफ मेरे हाथ की उन चीजों को देखा जो दुनिया के सबसे बड़े ऑक्शन, नीलामी की शान बन सकती थी, और फिर दूसरी तरफ कमरे के उन लिमिटेड एडिशन जूतों और मॉडल्स को देखा जो अब उसे प्लास्टिक के सस्ते खिलौनों जैसे लग रहे थे। उसे पहले लग रहा था कि इस कमरे को सजाने में उसने कसर छोड़ी है, पर अब उसे लग रहा था कि यह कमरा ही मेरे स्टैंडर्ड के लायक नहीं है। इन तथाकथित पुरानी चीजों के सामने सब फेल था। मैंने बॉक्स से एक ब्लू क्रिस्टल कार्ड निकाला, बॉक्स को बंद किया और वापस सूटकेस में रख दिया। जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि लो शियाओयाओ अभी भी बुद्ध बनी खड़ी है। मैंने उसकी तरफ देखा। तीसरी दीदी, क्या हुआ? लो शियाओयाओ झटके से होश में आई। उसने मेरी साफ और मासूम आंखों में देखा और काफी देर बाद मुश्किल से एक लाइन बोली, कुछ नहीं भाई, तुम्हारा ये बॉक्स काफी यूनिक है। बोलते बोलते उसकी आंखें भर आईं। उसे अब समझ आया कि कल रात बड़ी बहन ने अपना ब्लैक कार्ड वापस लेते समय कैसा महसूस किया होगा। उन्हें लगा था कि वे भाई को यहाँ ठाट बाट की जिंदगी देने लाए हैं, पर यहाँ तो भाई उन्हें औकात याद दिलाना दे रहा था। मैंने बस धीरे से हूं किया और स्टोरेज कार्ड लेकर नीचे चला गया। लो शियाओयाओ खोई खोई सी मेरे पीछे आ रही थी, यहाँ तक कि सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पैर फिसलते फिसलते बचा। बहनों का सरेंडर डाइनिंग रूम में बैठा पूरा परिवार लुओ शियाओयाओ की यह हालत देखकर हैरान था। पापा ने अपनी भव्य सिकोड़ते हुए उससे पूछा, तीसरी बेटी तुझे क्या हो गया है? धप्प से अपनी कुर्सी पर बैठी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, वह बस बुदबुदाने लगी, मॉम, डैड, मुझे लगता है कि हमने भाई के लिए जो कमरा तैयार किया है वो थोड़ा कबाड़ सस्ता है। भाई ने अपने बॉक्स से बस एक मामूली सी चीज निकाली और मुझे लगता है कि वह हमारे पूरे परिवार की कुल संपत्ति से भी कीमती है। बड़ी दीदी लो किंगवांग का सूप पीने वाला चम्मच हवा में ही रुक गया। लो रूनिंग का अपना चश्मा ठीक करने वाला हाथ भी थम गया। मॉम डैड ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर शौक साफ दिख रहा था। लो शियाओयाओ ने अपना सिर पकड़ लिया। मैं अपनी कोएनिग्सेग कार खुद ही चलाऊंगी। उसे लगा कि भाई के उस सीक्रेट मेटल बॉक्स के खुलते ही उसकी पूरी दुनिया की सोच ही चकनाचूर हो गई है। ये लाडले भाई को पैम्पर करने की कहानी आखिर किस मोड़ पर आ गई थी? यहाँ तो भाई अपनी बहनों को हर कदम पर सरप्राइज दे रहा था। तभी मॉम ने मेरी तरफ देखा, जो मैं शांति से अपना दूध पी रहा था। लुओ चेन, तुम्हारी पढ़ाई को लेकर डैड और मैंने बात कर ली है। शेंगिंग एकेडमी इस शहर का सबसे बेस्ट और एलीट स्कूल है। वहाँ का स्टाफ और माहौल एकदम टॉप क्लास है। मैंने और तुम्हारे पापा ने बात कर ली। अगले मंडे से तुम सीधे क्लास 11वीं हाई स्कूल में एडमिशन के लिए जाओगे। कैसा रहेगा? ये बात सुनते ही पूरे परिवार की नजरें एक बार फिर मुझ पर टिक गई। हर किसी के चेहरे पर मुझे सपोर्ट करने वाली और भरोसा देने वाली मुस्कान थी। लो शियाओयाओ भी उस बॉक्स के शौक से थोड़ा बाहर आई और अपनी छाती ठोकते हुए बोली, भाई डरना मत, उस स्कूल में तुम्हारी ये तीसरी दीदी तुम्हें पूरा प्रोटेक्शन देगी। उन्हें लग रहा था कि ये अरेंजमेंट मेरे लिए एकदम परफेक्ट है और वे मेरी घबराहट को दूर करने की पूरी तैयारी करके बैठे थे। मैंने धीरे से अपना दूध का ग्लास नीचे रखा और मॉम की तरफ देखा। मेरी आवाज एकदम फ्लैट और शांत थी। आप सभी के इस अरेंजमेंट के लिए शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। लो परिवार के सभी लोग एक साथ फ्रीज हो गए। उनके दिल जोर से धड़के। फिर से मना कर दिया? मॉम डैड ने घबराकर तुरंत पूछा, लो चेन, क्या तुम्हें अपनी पढ़ाई या होमवर्क की चिंता है? लो चेन, क्या तुम्हें चिंता है कि तुम स्कूल की पढ़ाई में पीछे छूट जाओगे? कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे लिए देश के सबसे टॉप ट्यूटर्स का इंतजाम कर सकते हैं, मॉम ने मुझे दिलासा देते हुए कहा। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। अपने पुराने कैनवास बैग से एक अल्ट्रा थिन इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट निकाला, अपनी उंगलियों से स्क्रीन पर कुछ क्लिक किए एंड उसका रुख उन सब की तरफ मोड़ दिया। मेरी बेसिक एजुकेशन बहुत पहले ही पूरी हो चुकी है। ये उसके कुछ सर्टिफिकेशंस और डॉक्यूमेंट्स हैं। लो परिवार के सभी लोगों ने अनजाने में टैबलेट की स्क्रीन की तरफ झांका। वहाँ अलग अलग फॉर्मेट के कई सर्टिफिकेट्स और स्कोर कार्ड्स थे जो पूरी तरह विदेशी भाषा में लिखे हुए थे। चौथी बहन लो रूनिंग की आंखों में अचानक एक चमक आ गई। वो अपना चश्मा ठीक करते हुए स्क्रीन के और करीब आई ताकि ध्यान से देख सके। अगले ही सेकंड उसने एक गहरी और ठंडी सांस खींची। MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एडवांस्ड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट और स्टैनफोर्ड ऑनलाइन यंग स्कॉलर्स प्रोग्राम की टियर 1 रैंकिंग। ओह माय गॉड, ये इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का गोल्ड मेडल भी है, वह भी नॉन स्टूडेंट कैटेगरी में। वो जैसे जैसे एक एक डिग्री का नाम पढ़ रही थी, लिविंग रूम की हवा मानो एक बार फिर जमती जा रही थी। बड़ी बहन लो किंगवांग सबसे बेहतर जानती थी कि इन डिग्रियों और टाइटल्स की असली वैल्यू क्या है। ये कोई ऐसा फील्ड नहीं था जहां कोई आम स्टूडेंट कदम भी रख सके, खासकर वह नॉन स्टूडेंट कैटेगरी का फिजिक्स गोल्ड मेडल। उसकी वैल्यू तो आसमान छूने वाली थी। ऐसे विनर्स को दुनिया की टॉप लैब्स अपने यहाँ लाने के लिए आपस में लड़ पड़ती हैं। तीसरी बहन लो शियाओयाओ भले ही इन डिग्रियों की गहराई नहीं समझती थी, लेकिन MIT और स्टैनफोर्ड जैसे नाम उसके कानों में बिजली की तरह गूंज रहे थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रुकिए भाई, तुम तो हमेशा गांव में पले बड़े हो ना, तो ये सारी चीजें तुम्हारे पास कहां से आईं? मॉम डैड भी पूरी तरह हक्के बक्के रह गए थे। एक बार वे स्क्रीन पर चमकते उन जादुई सर्टिफिकेशंस को देखते और फिर एकदम शांत बैठे मेरे चेहरे को देखते। उनका दिमाग पूरी तरह से हैंग हो चुका था। मैंने अपना टैबलेट वापस खींच लिया और मेरा लहजा अभी भी उतना ही शांत और नॉर्मल था। पहले जब भी मैं फ्री होता था तो टाइम पास के लिए खुद ही पढ़ लेता था, बस ऐसे ही एग्जाम दे दिए और ये आ गए। लो परिवार
परिवार के लोग उस पल जैसे पत्थर के स्टैच्यू बन गए। सब अपनी अपनी जगह फ्रीज थे। तीसरी बहन लू शियाओयाओ को अचानक अपने घुटनों में एक पुराना दर्द महसूस होने लगा। उसे याद आया कि कैसे एक कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए उसके डैड ने उसकी टांगें तोड़ने की धमकी दे दी थी, और यहाँ उसका ये भाई जिसने बस ऐसे ही पढ़कर उसे ज्ञान की रेस में 18 मील पीछे छोड़ दिया था। मॉम ने अपना मुंह खोला। काफी देर बाद उनकी आवाज वापस लौट कर आई। लुओ चेन, तो फिर आगे का तुम्हारा क्या प्लान है? क्या तुम सीधे यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहोगे? तुम्हारे पापा और मैं दुनिया के सबसे बेस्ट कॉलेजों से बात कर सकते हैं। मैंने कुछ देर सोचा और शांति से अपनी नजरें उन पर टिका दी। फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उस स्कूल शेंगेंग एकेडमी को कभी जरूरत पड़े तो मैं वहाँ एक गेस्ट लेक्चर के तौर पर जा सकता हूँ, ताकि उन बच्चों के साथ अपना लर्निंग एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। लेक्चरर? शेंगेंग एकेडमी में लेक्चरर बनकर जाओगे? तीसरी बहन लो शियाओयाओ के दिमाग में तुरंत एक सीन तैर गया। उसकी वे सहेलियां जो सिर्फ दिखावे का ग्रुप थीं, बेंच पर सामने बैठी हैं, और मेरा ये छोटा भाई स्टेज पर खड़े होकर उन्हें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा रहा है। उसे सच में डर लगने लगा कि उन बैक बेंचर और कमजोर स्टूडेंट्स का भाई का लेक्चर सुनते ही कहीं क्लासरूम में ही हार्ट अटैक ना आ जाए। स्कूल जाने की जरूरत नहीं। क्या लुओ चेन को चिंता है कि वो पढ़ाई में पीछे छूट जाएगा? बड़ी बहन लुओ किंगहुआंग ने एक गहरी सांस ली। वो बड़ी बहन होने के नाते अपनी गंभीरता बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। तो छोटे भाई, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अब आगे हाई स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा ना? मैंने धीरे से सिर हिलाया। जो भी पढ़ने लायक चीजें थी मैं पहले ही पूरी कर चुका हूँ। लिविंग रूम में एक बार फिर कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा गया। उन्हें लगा था कि जिस भाई को ट्यूशन और एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, उसने पलक झपकते ही दुनिया के सबसे टॉप कॉलेजों के सर्टिफिकेशंस उनके सामने पटक दिए थे। वे डर रहे थे कि मैं स्कूल के सिलेबस के साथ तालमेल नहीं बिठा पाऊंगा, और यहाँ बंदे ने सीधे प्रोफेसर लेक्चरर बनने की बात कह दी थी। ये अंतर इतना बड़ा था कि लुओ परिवार के लोग चाहकर भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बहन लुओ न्यानवेई ने अपने माथे को दबाया। उसे चक्कर आने लगा था। वो 20 साल से ज्यादा जी चुकी थी और उसने दुनिया में बड़े से बड़े ड्रामे देखे थे, लेकिन अपने सगे भाई का यह अंदाज वह पहली बार देख रही थी। तीसरी बहन लो शियाओयाओ मुझे ऐसे देख रही थी मानो उसकी आंखों में किसी बहुत बड़े साइंटिफिक रिसर्च को सुलझाने वाली चमक आ गई हो। उसका यह भाई सचमुच चलता फिरता एक रहस्य था। लुओ न्यानवेई ने अचानक अपना सिर पकड़ लिया। ओह गॉड, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है। उस कार्ड से एक नहीं बल्कि 10 सुपरकार के काफिले भी चुटकियों में खरीदे जा सकते हैं। इस भाई का दिमाग आखिर कितने अरब का है? पहले वह डर रही थी कि स्कूल में कोई भाई को परेशान न करे, लेकिन अब उसे चिंता होने लगी थी कि शेंगेंग एकेडमी के टीचर्स और स्टूडेंट्स का कमजोर दिल भाई का झटका झेल भी पाएगा या नहीं। मैंने अपने परिवार के लोगों के उड़ते हुए तोते अजीब चेहरे देखे और अपना सिर थोड़ा झुकाकर पूछा, क्या मेरे इस फैसले में कुछ गलत है? लुओ न्यानवेई ने तुरंत अपने हाथ हिलाए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। मॉम अब आगे बोलती भी तो क्या। बेटा इस हद तक जीनियस निकला था कि गर्व करने के अलावा उनके पास बस हैरान होने का ही ऑप्शन बचा था। पापा ने तुरंत टेबल पर हाथ मारकर फैसला सुनाया। ठीक है, जब लुओ चेन की पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो उसे शेंगेंग एकेडमी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे तुम जो भी करना चाहो, पूरा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है। लाड प्यार देने का जो मास्टर प्लान बहनों ने इतनी मेहनत से बनाया था, वो भाई की असली पावर के सामने एक बार फिर चकनाचूर हो गया। वे मुझे पैम्पर तो क्या करती, उल्टा भाई ने ज्ञान के हथौड़े से उन्हें जमीन पर दबा दबा कर धो दिया था। लुओ न्यानवेई पूरी तरह सोफे पर पसर गई। उसकी आंखें फटी की फटी थी। छोटे भाई, अगली बार जब ऐसा कोई बड़ा धमाका खेलने वाले हो तो कम से कम अपनी बहनों को पहले ही कोई हिंट दे दिया करो। मेरा ये छोटा सा दिल सच में फेल हो जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत ही सीरियस होकर सिर हिला दिया। लुओ न्यानवेई के चेहरे पर लाचारी साफ दिख रही थी। उसे समझ आ गया था कि भाई उसकी इस लाचारी और अंदर की तबाही को बिल्कुल नहीं समझ पाया है। लुओ परिवार के असली वारिस यानी मेरे वापस लौटने की खबर शहर में आग की तरफ फैल गई। अमीर घरानों से इनविटेशन कार्ड्स ऐसे आने लगे जैसे बर्फीले तूफान में बर्फ गिरती है। मॉम डैड ने बहुत सोच समझकर फैसला किया कि वे मुझे लिन फैमिली के चैरिटी बैंक्वेट में लेकर जाएंगे, ताकि दुनिया के सामने मुझे ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया जा सके। कार से उतरने से ठीक पहले मॉम डैड मुझे धीमी आवाज में समझा रहे थे, लुओ चेन, बिल्कुल नर्वस मत होना, बस अपनी मॉम के साथ साथ रहना। मैंने एक कस्टमाइज्ड ब्लैक सूट पहना हुआ था। मैंने बस शांति से सिर हिलाया। मेरे चेहरे पर हमेशा की तरह कोई डर या नर्वसनेस नहीं थी। हॉल के अंदर बड़े बड़े रईस लोग वाइन के ग्लास हाथ में लिए घूम रहे थे। जैसे ही हमारे परिवार ने एंट्री ली, हम पूरे हॉल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए। सबकी उत्सुक और जासूसी आंखें मुझ पर टिक गईं। मैं चुपचाप मॉम के पास खड़ा रहा और हर किसी के हेलो का बहुत ही छोटा, सिंपल और तमीज से जवाब देता रहा। मेरा पूरा अंदाज किसी एलीट प्रिंस की तरह शांत और रॉयल लग रहा था। तभी लिन, परिवार के बिगड़ैल बेटे लिन मोचेन के आसपास खड़े कुछ अमीर कबाड़ियों ने हमारी तरफ देखा। बड़ा शरीफ बनने का नाटक कर रहा है। लिन मोचेन ने मुंह बिगाड़ा। वो मेरी दूसरी बहन लुओ न्यानवेई को मन ही मन पसंद करता था, इसीलिए अचानक टपक पड़े इस असली वारिस मुझसे उसे जलन हो रही थी। गांव से आया हुआ कंगाल लड़का। मुझे तो शक है कि इसे फ्रेंच भाषा का ABCD भी पता होगा या नहीं। वाइन का ग्लास हाथ में लिए टौर से मेरी तरफ बढ़ा। अगर यहाँ कुछ समझ ना आ रहा हो तो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। मेरी भवें थोड़ी सिकुड़ी। मैंने अपनी आंखें उठाई और सीधे उसकी आंखों में देखा। मेरी आवाज पानी की तरह शांत थी। ठीक है, सब समझ आ रहा है। लिन मोचेन मेरे इस ठंडे
और बेपरवाह जवाब से अंदर तक झल्ला गया, मानो उसने किसी रुई की बोरी पर मुक्का मार दिया हो जिसका कोई असर ही नहीं हुआ। उसने अपनी खींच मिटाने के लिए वेटर को बहुत ही अजीब और टूटी फूटी फ्रेंच भाषा में ऑर्डर दिया, एक ग्लास शैंपेन लाओ। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए एक नकली मुस्कान के साथ चैलेंज किया, लो भाई, अगर तुम्हें कुछ पीना हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए चाइनीज में ऑर्डर कर दूं? आसपास का माहौल अचानक शांत हो गया। हर कोई देख सकता था कि लिन मोचेन जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। मॉम डैड का चेहरा भी गुस्से से लाल होने लगा था। ठीक उसी पल हॉल के मेन गेट पर थोड़ी हलचल हुई। कुछ बेहद रॉयल और रुतबेदार विदेशी मेहमानों ने अंदर एंट्री ली, जो बाकी भीड़ से बिल्कुल अलग और एलीट लग रहे थे। होस्ट होने के नाते लिन परिवार के लोग तुरंत भागकर उनके स्वागत में खड़े हो गए। उन मेहमानों के बीच एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग विदेशी थे, जिनकी आंखें पूरे हॉल में किसी को ढूंढ रही थी। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, उनकी आंखों में एक गजब की चमक आ गई। वे लिन परिवार के बाप बेटे को वहीं बीच रास्ते पर अकेला खड़ा छोड़कर सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगे। वो बुजुर्ग बड़ी खुशी और बेहद सम्मान के साथ मेरे सामने आए और चाइनीज में बोले, ओ माय गॉड, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे यहाँ मिल जाएंगे। पूरे हॉल में सांप सूंघ गया, सब सन्न। ये बुजुर्ग कोई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि यूरोप के सबसे पुराने और खतरनाक इंपीरियल बिजनेस ग्रुप के मैन हेड थे, जिनके सामने खुद लिन परिवार पानी भरता था। और वह बुजुर्ग अभी अभी गांव से लौटे एक लड़के मुझसे इतनी इज्जत से बात कर रहे थे। मॉम वहीं स्टैच्यू बन गई। लिन मोचेन का चेहरा ऐसा पीला पड़ा कि उसके हाथ से वाइन का ग्लास गिरते गिरते बचा। मैंने बस थोड़ा सा सिर झुकाया और एकदम परफेक्ट फ्लुएंट फ्रेंच में उन्हें जवाब दिया, मिस्टर चार्ल्स, काफी समय बाद मिले। आपकी चाइनीज अब बहुत सुधर गई है। मेरी उस शुद्ध और रॉयल पेरिसियन एक्सेंट, पेरिस की एलीट फ्रेंच ने लिन मोचेन की उस बनावटी और नकली फ्रेंच के परखच्चे उड़ा दिए। मिस्टर चार्ल्स जोर से हंसे और तुरंत अपनी मातृभाषा फ्रेंच में मुझसे बेहद सीरियस टॉपिक्स पर बात करने लगे। उनकी बोलने की स्पीड बहुत तेज थी। बातचीत के टॉपिक्स इंटरनेशनल इकोनॉमी और फ्यूचर टेक, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में थे और वे मेरी हर एक राय को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मैं भी बिना रुके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनके हर सवाल का जवाब दे रहा था। मिस्टर चार्ल्स बार बार खुशी से सिर हिला रहे थे। हम दोनों दुनिया से बेखबर आपस में बात कर रहे थे और आसपास के लोग पागलों की तरह हमें ताक रहे थे। लोगों को समझ आ गया था कि यह कोई गांव का गंवार नहीं है, बल्कि इसका नॉलेज और लैंग्वेज लेवल सीधे गॉड लेवल का है, जिसने पूरे हॉल को एक झटके में ढेर कर दिया। लिन मोचेन का चेहरा कभी नीला तो कभी पीला पड़ रहा था। वह वहां किसी कबाड़ की तरह साइड में खड़ा था, इतना शर्मिंदा कि शायद जमीन फट जाए और वह समा जाए। एक सेकंड पहले वह मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मुझे मेन्यू पढ़ना नहीं आता। ठीक उसी समय मेरी दूसरी बहन लू न्यानवेई न जाने कहां से भीड़ को चीरती हुई आई। उसने मॉम के पास जाकर मुझे इतनी धांसू फ्रेंच बोलते देखा तो उसकी आंखें स्टार्स की तरह चमकने लगी। उसने अपनी आवाज को दबाते हुए एक्साइटमेंट में कहा, मॉम, देख रही हो मेरा भाई कितना खतरनाक है? मॉम मुझे इस तरह चमकते हुए देख रही थी। उनकी आंखों में गर्व के साथ साथ एक अजीब सा शौक था। मिस्टर चार्ल्स ने मुझसे लगभग 5-10 मिनट बात की। जब उनके असिस्टेंट ने उन्हें याद दिलाया, तब जाकर उन्होंने चाहते हुए भी विदा ली। जाने से पहले उन्होंने खास तौर पर मुझे अपना पर्सनल वीआईपी विजिटिंग कार्ड, प्राइवेट कार्ड थमाया। मैंने उसे बहुत ही शांति से अपनी जेब में रख लिया। चार्ल्स के जाते ही हॉल के बाकी रईसों की नजरें मेरी तरफ और भी ज्यादा सम्मान से उठने लगी। लिन मोचेन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसका मन कर रहा था कि वह भाग जाए। अब जाकर मैंने अपनी नजरें उसकी तरफ घुमाई और बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधे कहा, शुक्रिया, पर मुझे अपना ऑर्डर खुद देना आता है। मेरी ये बात उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह लगी। दूसरी बहन लो न्यानवेई वहीं जोर से हंस पड़ी और आसपास खड़े बाकी लोग भी अपनी हंसी दबा नहीं पाए। लिन मोचेन अब वहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सका। वो अपना मुंह छिपाकर हॉल से भाग गया। मॉम मुझे बेहद अजीब नजरों से देख रही थी। जो प्रोटेक्शन और सपोर्ट वे मेरे लिए सोचकर आई थी, उसकी तो यहाँ दूर दूर तक जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मैंने बहुत ही शांति से अपने जूस का एक घूंट लिया, मानो यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी बहन तुरंत मेरे पास आई और अंगूठा दिखाते हुए बोली, भाई क्या धोया है? आज से तेरी ये बहन तेरी गैंग में शामिल है। मैंने उसे बस एक ठंडी नजर से देखा और कुछ नहीं कहा, पर वह पगली समझ गई कि भाई ने अपनी रजामंदी दे दी है। वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। इस एक पार्टी में मैंने अपनी असली पावर से उन सभी लोगों को तमाशा बना दिया जो मेरा तमाशा देखने आए थे। लुओ परिवार के छोटे बेटे के नाम का डंका अब पूरे हाई सोसाइटी सर्कल में बज चुका था। लिन मोचेन के भागने के बाद पार्टी का माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। मॉम मुझसे कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक मेरी तीनों बहनें किसी बड़ी दीवार की तरह मेरे चारों तरफ आकर खड़ी हो गईं। बड़ी बहन लो किंगवांग का चेहरा एकदम सख्त था। उसकी तीखी नजरें पूरे हॉल में घूम गई। उसकी आवाज भले ही धीमी थी, लेकिन उसमें एक बिजनेस टाइकून का रौब था जो अभी हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि वह पहली और आखिरी बार था। लुओ चेन मेरा सगा छोटा भाई है और लुओ परिवार का ऑफिशियल वारिस है। उसने थोड़ा रुककर एक एक शब्द पर जोर देते हुए चेतावनी दी। अगर किसी ने भी आगे से उसे परेशान करने की कोशिश की तो इसका मतलब होगा कि उसकी दुश्मनी सीधे पूरे लो कॉर्पोरेशन से है। आसपास जो लोग कानाफूसी कर रहे थे, उनके मुंह पर तुरंत ताले लग गए। लो किंगवांग बिजनेस वर्ल्ड की जानी मानी लेडी विलन की हिम्मत थी जो उसकी बात को मजाक में ले। दूसरी बहन लुओ न्यानवेई तो इतनी तमीजदार भी नहीं थी। उसने सीधे स्लीव्स ऊपर चढ़ाई और किसी लड़ाकू मुर्गे की तरह गर्दन तानकर चिल्लाई, सबको साफ साफ सुनाई दे गया ना, ये मेरा भाई लुओ चेन है। आगे से किसी ने भी लिन मोचेन की तरह इसके सामने बकवास या टौर दिखाने की कोशिश किया तो पहले आकर मेरे इन घूंसों से बात कर लेना। उसने अपनी मुट्ठी हवा में लहराई और उन अमीर लड़कों को घूरा जो लिन मोचेन के दोस्त थे। वे लड़के डर के मारे पीले पड़ गए और तुरंत अपनी गर्दनें झुका ली। तीसरी बहन लो शियाओयाओ ने अपने चश्मे को ठीक किया, जिसके ग्लास पर एक ठंडी रोशनी चमकी। उसकी आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। हमारे डेटा एनालिस्ट
एनालिसिस के मुताबिक किसी को जानबूझकर टारगेट करना या नीचा दिखाना उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। वैसे भी हमारी कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट, वकीलों की टीम इन दिनों काफी फ्री है। मुझे उनके हाथ साफ करने के लिए कुछ मानहानि के केस, डेफेमेशन, लॉसूट्स दर्ज करवाने में कोई एतराज नहीं होगा। मेरी ये तीनों बहनें, जिनका स्टाइल भले ही अलग था, लेकिन मेरे प्रोटेक्शन के मामले में वे 3 बॉडीगार्ड्स की तरह मेरे आगे खड़ी हो गई थी। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये साफ कर दिया था कि मेरा रुतबा क्या है। अब तक जो लोग मन ही मन सोच रहे थे कि मैं कहां से आया हुआ कोई फालतू लड़का हूं, उनके अरमान पूरी तरह ठंडे हो चुके थे। भाई, इस खतरनाक प्रोटेक्शन वॉल के सामने अब किसकी शामत आई थी जो पंगा लेता। मैं अपनी इन लंबी लंबी बहनों के बीच घिरा खड़ा था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा दुबला पतला लग रहा था। मैंने अपना सिर उठाया और बड़ी बहन की तनी हुई जॉ लाइन, दूसरी बहन का एक्साइटमेंट से लाल हुआ चेहरा और तीसरी बहन के चश्मे के पीछे की गंभीर आंखों को देखा और बेबसी में अपनी आंखें झपका दी। मुझे लगने लगा था कि ये लोग कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। इनकी यह तैयारी देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये पूरी दुनिया के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हैं। तभी पार्टी के होस्ट लिन मोचन के पिता तुरंत बीच बचाव करने भागे आए। वे नकली मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर बोले, गुस्सा थूकिए, सब बच्चे हैं, नासमझी में गलती हो गई। लो चेन, मैंने उसे वापस भेज दिया है ताकि वो अपनी गलती पर पछतावा करे। लो चेन बेटा, तुम्हें जो बुरा लगा उसके लिए अंकल खुद तुमसे माफी मांगते हैं। बड़ी बहन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसका लहजा अभी भी बेहद ठंडा था। लिन अंकल, आप बात को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि ऐसी चीज दोबारा कभी ना हो। बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लिन अंकल ने तुरंत अपने सीने पर हाथ रखकर भरोसा दिलाया। दूसरी बहन ने एक ठंडी सांस ली। जैसे ही वह मेरी तरफ मुड़ी, उसका कड़क चेहरा अचानक पिघल गया और वह मुस्कुराते हुए बोली, छोटे भाई बिल्कुल मत डर, तेरी ये बहन अभी जिंदा है। तुझे क्या खाना है बोल, तेरी बहन लाकर देगी। वहाँ छोटे छोटे केक रखे हैं, रुक मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरे दिल में एक अजीब सी बेबसी दौड़ गई। थैंक यू दूसरी बहन, पर मुझे भूख नहीं है। तभी तीसरी बहन ने चुपचाप मेरे हाथ में पानी का एक ग्लास थमा दिया। भाई पानी पियो, अभी तुमने बहुत बातें की हैं, बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है। मैंने ग्लास पकड़ लिया। थैंक यू तीसरी बहन। मैं अपनी इन तीनों बहनों की इतनी भारी देखरेख के बीच घिर चुका था कि मेरा एक कदम भी हिलाना मुश्किल हो गया था। जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्रूट फल उठाने के लिए आगे बढ़ा, दूसरी बहन ने हवा की रफ्तार से छलांग लगाई और मेरे आगे आकर खड़ी हो गई। भाई तू बस बैठा रह, तेरी बहन लाकर देगी। तुझे कौन सा चाहिए, ये वाला या वह वाला? छोड़, मैं दोनों ही उठा लाती हूँ। जब मैंने अपनी मॉम से कुछ कहने की कोशिश की तो बड़ी बहन ने तुरंत साइड हटकर मेरे लिए रास्ता बना दिया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी किसी स्नाइपर की तरह चारों तरफ घूम रही थी, मानो किसी भी वक्त भीड़ से कोई हमलावर कातिल निकलकर मुझ पर हमला कर देगा। मैं सचमुच इनकी इस दीवानगी के आगे हार मान चुका था। हालांकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अपनी बहनों को इस तरह जैसे किसी बड़ी मुसीबत के सामने डटे हुए देखना और बहुत ही अनाड़ी तरीके से मेरा ख्याल रखने की उनकी इस कोशिश को देखकर मेरे दिल का कोई सख्त कोना धीरे से पिघलने लगा था। पार्टी के बाकी बचे हुए समय में मैं पूरे हॉल का सबसे खाली और आरामदेह इंसान बन चुका था। जो कोई भी मुझसे बात करने या जान पहचान बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता, मेरी तीनों बहनें अपनी कातिलाना नजरों या कड़वे शब्दों से उन्हें वहीं से वापस खदेड़ देती। मुझे बस शांति से वहां बैठना था, अपनी बहनों द्वारा ठूंसे जा रहे खाने और ड्रिंक्स को खत्म करना था और साथ ही पूरी महफिल की जलन और इज्जत भरी नजरों का मजा लेना था। जब पार्टी खत्म हुई और हम घर जाने के लिए कार में बैठे तो दूसरी बहन अभी भी पूरी तरह एक्साइटेड मोड में थी और पूरी पार्टी का रिव्यू कर रही थी। मजा आ गया भाई, कसम से बहुत मजा आया। तुम सबने उन लोगों के चेहरे देखे थे? बड़ी बहन ने अपने माथे को सहलाया। शायद उसे दूसरी बहन की बकबक से सिर दर्द हो रहा था, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। तीसरी बहन ने बहुत ही सीरियस होकर मेरी तरफ देखा और हिदायत दी, छोटे भाई आगे से अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे या कुछ भी ऐसा हो जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे तो सबसे पहले अपनी इस बहन को बताना। मैंने कार की खिड़की से बाहर चमकती हुई रंग बिरंगी लाइट्स को देखा और धीरे से हूं कर दिया। ड्राइविंग सीट पर बैठे पापा ने रियर व्यू मिरर शीशे से पीछे की सीट पर देखा। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। चलो कोई बात नहीं, भले ही इन सबका प्यार जताने का तरीका थोड़ा ज्यादा ही ओवर है, लेकिन फिर भी ये बुरा नहीं है। कम से कम आगे से मेरे बेटे को कोई भी ऐरा गैरा परेशान नहीं कर पाएगा। बेबसी के इस माहौल में मेरे दिल में जो चल रहा था वो कुछ और ही था। अगली बार ऐसी किसी भी पार्टी में जाने से पहले मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर बच निकलूंगा। ये लोग सचमुच बहुत शोर मचाते हैं। घर पहुंचने के बाद दूसरी बहन सोफे पर पसर कर गेम खेल रही थी कि अचानक उसका फोन पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा। ये उसके दोस्तों के ग्रुप के धड़ाधड़ आ रहे मैसेजेस थे। न्यानवेई दीदी, जल्दी से सोशल मीडिया चेक करो, तुम्हारा भाई ट्रेंडिंग पर आ गया है। ओ भाई, लो परिवार के इस असली वारिस का लुक तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। किस मीडिया वाले ने ये फोटो खींची है? एंगल तो देखो भाई, लेकिन मानना पड़ेगा बंदा सच में बहुत हैंडसम लग रहा है। दूसरी बहन का दिल जैसे एक सेकंड के लिए बैठ गया। वो झटके से उठकर बैठ गई और उसने तुरंत सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग पेज खोला। फोन की स्क्रीन पर सचमुच एक हैशटैग चमक रहा था। जब उसने अंदर क्लिक किया तो वहां चैरिटी बैंक्वेट की कुछ चोरी छिपे खींची गई कैंडिड तस्वीरें थीं। मैं साइड प्रोफाइल में खड़ा था और पार्टी की लाइट्स मेरे चेहरे के कट और मेरे शांत गंभीर लुक को और भी ज्यादा रॉयल बना रही थी। फोटो खींचने वाले ने शायद मेरी कोई अजीब या नर्वस होती हुई तस्वीर लेने की कोशिश की होगी, लेकिन बदकिस्मती से मेरा बॉडी पोस्चर और मेरे चेहरे के हाव भाव इतने परफेक्ट थे कि वे तस्वीरें किसी बड़े बिजनेस एलीट की तरह बेहद क्लासिक और रॉयल लग रही थी। कमेंट सेक्शन में तो जैसे तूफान आ चुका था। अरे भाई, ये लड़का गांव से
लौट कर आया है। किसने कहा था कि वह कोई देहाती होगा? इसका एटीट्यूड तो देखो भाई, कसम से गजब है। ये उन दिखावा करने वाले अमीर शहजादों से लाख गुना बेहतर और क्लासी है। इस चेहरे को मैं 3 मिनट तक बिना पलक झपकाए देख सकती हूँ। मुझे इस लड़के की पूरी डिटेल्स चाहिए। दूसरी बहन इन कमेंट्स को पढ़ ही रही थी कि तभी कुछ कमेंट्स ऐसे आए जो अजीब किस्म के शक और गंदे अंदाज में लिखे गए थे। उसे देखते ही उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपना फेक अकाउंट लॉग इन करने लगी। मेरे भाई के बारे में बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? रुको, आज मैं इन कीबोर्ड वॉरियर्स को ऐसा धोऊंगी कि ये अपनी नानी याद रखेंगे। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर चलने ही वाली थी कि अचानक पूरा पेज हैंग हो गया। उसने झटके से उस ट्रेंडिंग टॉपिक को रिफ्रेश किया, लेकिन वह हैशटैग पूरी तरह से गायब हो चुका था। अभी 1 सेकंड पहले जिस मुद्दे पर पूरा इंटरनेट पागल हो रहा था, अब वहां क्लिक करने पर पेज डज नॉट एग्जिस्ट लिखा आ रहा था। दूसरी बहन पूरी तरह से सन्न रह गई। वह ऐप से बाहर आई और उसने दोबारा पूरी ट्रेंडिंग लिस्ट चेक की। लिस्ट एकदम साफ थी, मानो वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। मेरे नाम से जुड़े जितने भी कीवर्ड्स या पोस्ट थे, वे सब बहुत तेजी से डिलीट हो रहे थे और अब गिनती के बचे थे। क्या हमारी कंपनी की पीआर टीम इतनी फास्ट काम करती है? उसने बुदबुदाते हुए तुरंत अपने फैमिली ग्रुप को ओपन किया और सबको टैग करते हुए पूछा, इतनी फुर्ती से ये ट्रेंडिंग टॉपिक किसने हटवाया है? बड़ी बहन लू किंगवांग ने तुरंत रिप्लाई किया, कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक? तीसरी बहन लो शियाओयाओ ने भी ग्रुप में रिप्लाई किया। दूसरी बहन, मैं अभी लैब में थी, हमारे पीआर डिपार्टमेंट को ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था। तभी पापा भी ग्रुप में एक्टिव हुए। क्या बात हो गई? क्या मामला है? दूसरी बहन लो न्यानवेई ये देखकर पूरी तरह भौचक्की रह गई। उसने जल्दी जल्दी ग्रुप में थोड़ी देर पहले के उस ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में सबको बताया। बड़ी बहन ने तुरंत कंपनी के पीआर डायरेक्टर को फोन लगाया, लेकिन वहां से जो जवाब मिला उसने उसे और हैरान कर दिया। पीआर डायरेक्टर खुद परेशान था। वे लोग तो बस अभी लो किंगवांग को इस ट्रेंडिंग टॉपिक की रिपोर्ट करने ही वाले थे कि किसी ने पलक झपकते ही पूरा सोशल मीडिया साफ कर दिया। और सफाई इस लेवल की थी कि इंटरनेट पर उसका एक छोटा सा सबूत भी बाकी नहीं बचा था। ये हमारी टीम ने नहीं किया है। बड़ी बहन लो किंगवांग ने फोन काटा। उसका लहजा बेहद गंभीर था। ये सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया। लो न्यानवेई ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। अगर ये हमारे परिवार ने नहीं किया तो फिर इंटरनेट का यह मसीहा कौन है? कोई सुपर हीरो? ठीक उसी वक्त लिविंग रूम के कोने में बैठा मैं, जो आराम से अपनी किताब पढ़ रहा था, मैंने अपना सिर उठाए बिना टैबलेट की स्क्रीन पर अपनी उंगली से एक हल्का सा स्वाइप किया। मेरी आवाज हमेशा की तरह एकदम फ्लैट और शांत थी। बहुत शोर मचा रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें हटाने को कह दिया। लिविंग रूम में अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया मानो कोई कब्रिस्तान हो। लो परिवार के 5 सदस्यों की नजरें एक साथ तीर की तरह मुझ पर आकर टिक गईं। दूसरी बहन का मुंह तो इतना खुला का खुला रह गया कि उसमें एक पूरा रसगुल्ला समा जाए। छोटे भाई, तुमने कैसे हटवाया? मैंने अपनी पलकें उठाई और बहुत ही नॉर्मल लुक के साथ उसकी तरफ देखा, मानो यह कोई बहुत मामूली सी बात हो। ये कोई मुश्किल काम है क्या? बस एक मैसेज ही तो किया था। इतना कहकर मैंने अपनी आंखें वापस किताब पर टिका दी। लेकिन बड़ी बहन लो किंगवांग का दिल अंदर तक कांप गया। उसे अचानक मेरे सूटकेस से निकला वह ब्लू क्रिस्टल कार्ड याद आ गया। क्या उसके छोटे भाई ने उस कार्ड के पीछे छिपे वर्ल्ड क्लास रिसोर्सेज का इस्तेमाल सिर्फ इंटरनेट की एक मामूली सी गॉसिप को डिलीट करवाने के लिए कर दिया था? तीसरी बहन लो शियाओयाओ के चश्मे के पीछे की आंखें गजब के कौतूहल से चमकने लगी। उसे लगा कि उसके भाई का यह रहस्य हर पल एक नया मोड़ ले रहा था। मॉम और डैड ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक जैसा शौक और लाचारी साफ दिख रही थी। उनका यह छोटा बेटा जब भी अपना मुंह खोलता था, उनके पूरे वजूद को हिलाकर रख देता था। दूसरी बहन न्यानवेई ने झटके से आकर मेरे पास वाले सोफे पर छलांग लगाई। उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थी। छोटे भाई, तू आज अपनी इस बहन को सच सच बता, क्या तेरी सोशल मीडिया के मालिकों से सीधी सेटिंग है या तू दुनिया के किसी सबसे बड़े अंडरग्राउंड हैकर ग्रुप का गुप्त लीडर है? मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी उस जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड नजरों से बचते हुए आगे बढ़ गया। मेरी आवाज में अभी भी कोई बदलाव नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, बस डेटा क्लीनिंग का काम करने वाले कुछ दोस्त हैं। इतना बोलकर मैं अपनी किताब हाथ में लिए सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और नीचे पूरे परिवार को एक बार फिर पत्थर का स्टैच्यू बनाकर छोड़ गया। डेटा क्लीनिंग करने वाले दोस्त? किसके घर के ऐसे दोस्त होते हैं जो सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग पेज को किसी कबाड़ की तरह कचरे के डिब्बे में फेंक दें? दूसरी बहन मुझे जाते हुए देखकर खुद से ही बुदबुदा रही थी। मुझे तो अब साफ लग रहा है कि हमारा भाई यहाँ हमसे रिश्ता जोड़ने नहीं आया, वह तो लुओ परिवार की सोच पर डायमेंशन रिड्यूसिंग अटैक करने आया है। बड़ी बहन ने अपने दुखते हुए माथे को दबाया। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि हजारों अरबों की कंपनियों को संभालना अपने सगे भाई के दिमाग को समझने से लाख गुना आसान काम था। पापा कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने बहुत ही गंभीर होकर अपने पुराने मैनेजर फूबो को बुलाया और हिदायत दी, आगे से इंटरनेट पर लुओ चेन से जुड़ी किसी भी खबर या जानकारी की चिंता हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे सब संभालना आता है। वे अब अच्छी तरह समझ चुके थे कि वे तो यहाँ अपने बेटे को दुनिया की धूप से बचाने के लिए ढाल बनने की सोच रहे थे, जबकि उनका बेटा खुद ही अभेद्य दीवार था। लाड प्यार देने का यह तरीका उनके दिलों को डरा भी रहा था और उन्हें खुद पर हंसी भी आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे धमाके का असली विलेन यानी मैं अपने कमरे में वापस आ चुका था। मैंने अपने पर्सनल असिस्टेंट सू की तरफ देखा और बहुत ही शांत आवाज में ऑर्डर दिया, आगे से इंटरनेट पर ऐसी कोई भी फालतू चीज दिखे तो उसे बिना मुझसे पूछे सीधे डिलीट करवा दिया करो। असिस्टेंट सू ने बहुत ही तमीज से झुककर सलाम किया। जी छोटे मालिक, बिल्कुल ऐसा ही होगा। उसका अंदाज ऐसा था मानो उसने किसी बहुत बड़े नेटवर्क को नहीं बल्कि दीवार पर बैठी किसी मामूली मक्खी को उड़ाया हो। रात काफी गहरी हो चुकी थी। डैड अपने पर्सनल स्टडी रूम में बैठे
बैठे कंप्यूटर की स्क्रीन को बेहद संजीदगी से घूर रहे थे। उनकी भव्वें पूरी तरह सिकुड़ी हुई थी। स्क्रीन पर मेरे पिछले 18 सालों की पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट खुली हुई थी, जो इतनी पतली और आधी अधूरी थी कि लगभग एक खाली पन्ने जैसी लग रही थी। डैड ने अपनी आंखों को बंद किया। उन्हें अपने जीवन में पहली बार इतनी बेबसी और लाचारी महसूस हो रही थी। उन्होंने इस जांच के लिए लो कॉर्पोरेशन की सबसे एडवांस और सीक्रेट जासूसी टीम को लगाया था, लेकिन नतीजा यह था कि वे अपने खुद के सगे बेटे की बैकग्राउंड का एक पन्ना भी नहीं खोल पाए थे। उसका वह इंटरनेशनल लेवल का नॉलेज, वो सर्टिफिकेट्स जो किसी आम इंसान की सोच से बाहर थे, उसका वह असिस्टेंट सू जिसकी ट्रेनिंग और काम करने का तरीका देखकर उनके सबसे पुराने और एलीट मैनेजर फू बो भी किसी नौसिखिए जैसे लग रहे थे। और आज रात की वो घटना जहां उसने एक मामूली लाइन बोलकर पूरे देश के इंटरनेट को हिला कर रख दिया। ये सारी कड़ियां सिर्फ एक ही सच की तरफ इशारा कर रही थी। उनका यह खोया हुआ छोटा बेटा कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ा तूफान था। तभी स्टडी रूम के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। पापा, आप अभी तक सोए नहीं? बड़ी बहन लो किंग हुआंग हाथ में गर्म दूध का ग्लास लिए अंदर आई। कंप्यूटर की स्क्रीन पर खुली हुई उस अधूरी रिपोर्ट को देखकर उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसने धीरे से पूछा, आप अभी भी छोटे भाई की बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं? डैड ने एक ठंडी सांस ली और कंप्यूटर की स्क्रीन को बंद कर दिया। कुछ हाथ नहीं आया। ऐसा लगता है मानो किसी ने पूरी दुनिया के नक्शे से उसके इतिहास को जानबूझकर मिटा दिया हो। लो किंग हुआंग ने दूध का ग्लास टेबल पर रखा। उसका चेहरा बेहद सीरियस था। पापा, मुझे भी लगता है कि हमारा भाई किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा है। उस सूटकेस वाले कार्ड के बारे में मैंने आज चुपके से हमारे बिजनेस सर्कल के एक बेहद सीनियर और इंटरनेशनल बिजनेसमैन से बात की थी। उन्होंने मुझे दबी आवाज में इशारा किया कि वह कार्ड इस आम दुनिया का है ही नहीं, वह अदर साइड, एक बेहद शक्तिशाली अंडरग्राउंड वर्ल्ड का वीआईपी वीजा है। उस कार्ड के मालिक की ताकत और पहुंच हमारी सोच से कई गुना ऊपर है। ये सुनते ही डैड का दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने भी अपने बिजनेस करियर में इस रहस्यमयी और धुंधली सी दुनिया के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थी। एक ऐसी दुनिया जो इस आम समाज के पीछे छिपकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सरकारों को अपनी उंगलियों पर नचाती है। और उसका वह असिस्टेंट लो किंग हुआंग ने अपनी बात जारी रखी। मैंने पार्टी में उसके खड़े होने के स्टाइल और उसके चलने फिरने के पैटर्न को बहुत ध्यान से नोटिस किया है। वह या तो दुनिया की किसी सबसे खतरनाक और टॉप सीक्रेट ब्लैक ऑप्स सिक्योरिटी एजेंसी का कमांडो है, या फिर उसका बैकग्राउंड उससे भी ज्यादा डरावना है। बाप बेटी दोनों के बीच एक गहरा और भारी सन्नाटा पसर गया। काफी देर तक कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार डैड ने अपनी कुर्सी के पीछे टेक लगाई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा शौक, थोड़ी सी लाचारी और साथ ही एक बेहद अजीब किस्म का गर्व साफ झलक रहा था। उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, इसका मतलब हम लोग जिस छोटे बच्चे को लाड प्यार देने और दुनिया से बचाने के लिए इस घर में वापस लाए हैं, वह हमारा सगा बेटा नहीं बल्कि साक्षात लो परिवार के दादाजी बनकर लौटे हैं। डैड ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और खुद ही पहले थोड़ा मुस्कुरा दिया। मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने एक गहरी सांस ली। मैंने बस कभी यह नहीं सोचा था कि वह इतने सालों तक बाहर इस तरह से रहा होगा। चाहे वह जो भी हो, वह हमारे लुओ परिवार का बेटा है। डैड की आंखों में अब एक गजब की दृढ़ता, मजबूती आ गई थी। अगर वह अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता तो हम भी उससे कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। उसे एक परिवार की जरूरत है और हम उसे यह परिवार देंगे। बड़ी बहन ने सहमति में अपना सिर हिलाया। मेरा भी यही मानना है। लेकिन वह थोड़ा रुकी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी लाचारी आ गई। दिक्कत यह है कि हमारे पास ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जिसमें हम उसकी कोई मदद कर सकें। डैड को भी ये बात सुनकर अपने दांत खट्टे होते अजीब महसूस हुए। आखिरकार उन्होंने बहुत ही दबी आवाज में कहा, तो फिर जब भी उसे हमारी जरूरत पड़े, हमें बिना किसी शर्त के उसके पीछे एक ढाल बनकर खड़े रहना होगा। वह अगर एक नॉर्मल बेटा बनकर रहना चाहता है तो हम भी उसके लिए एक नॉर्मल परिवार बनकर रहेंगे। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के समय पूरे परिवार के लोग मुझे एक बेहद अजीब और सम्मान भरी नजरों से देख रहे थे। दूसरी बहन लो नियानवेई मेरे लिए एक ऑमलेट प्लेट में रखना चाहती थी। उसने अपनी चॉपस्टिक आगे बढ़ाई ही थी कि अचानक उसे मेरा वह एक एक ग्राम नापकर खाना खाने वाला डिसिप्लिन याद आ गया और उसने डरकर चुपचाप अपने हाथ वापस खींच लिए। मॉम मुझसे पूछना चाहती थी कि मुझे रात को नींद ठीक से आई या नहीं, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि मेरा कमरा तो ऐसा है जहां हवा के पार्टिकल्स, कणों को भी मशीन से पूरी तरह फिल्टर किया जाता है। इसीलिए उन्होंने अपनी बात अपने मुंह में ही दबा ली। मैंने बिना किसी शोर शराबे के अपना वो ब्रेकफास्ट खत्म किया जिसे मेरे पर्सनल असिस्टेंट सू ने एकदम स्टैंडर्ड तरीके से तैयार किया था। मैंने अपने नैपकिन को साइड में रखा और डैड मॉम की तरफ देखा। डैड मॉम, मैं ऊपर अपने कमरे में जा रहा हूँ। डैड ने तुरंत अपना अखबार नीचे रख दिया। हाँ बिल्कुल, जाओ बेटा। जैसे ही मैं वहाँ से हटा, लुओ परिवार के सभी लोगों ने एक साथ चैन की सांस ली। दूसरी बहन ने अपने दिल पर हाथ रखा और बुदबुदाई। भाई के साथ नाश्ता करने में जो प्रेशर महसूस होता है वो तो डैड के साथ बिजनेस मीटिंग करने से भी लाख गुना ज्यादा है। डैड ने उसे घूर कर देखा, लेकिन मन ही मन वे भी उसकी इस बात से पूरी तरह सहमत थे। उन्होंने खिड़की से बाहर मेरे जाने वाले रास्ते की तरफ देखा। उनका दिल एक बार फिर गर्व और शौक से भरा हुआ था। उनका यह बेटा सिर्फ जीनियस नहीं था, लुओ परिवार का यह छोटा सा तालाब
इस असली ड्रैगन को संभाल पाए। ये मुमकिन ही नहीं था। तभी तीसरी बहन लुओ शियाओयाओ अपनी आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल्स लिए पागलों की तरह घर के अंदर भागी चली आई। उसने अपना ऑफिशियल बैग सोफे पर पटका और चिल्लाई, ओ माय गॉड, वे भूत फिर से पीछे पड़ गए हैं। घर के सभी लोग उसकी यह हालत देखकर चौंक गए। मॉम ने घबरा कर पूछा, शियाओयाओ क्या हुआ बेटा, क्या कंपनी में कोई बड़ी मुसीबत आ गई है? तीसरी बहन ने छिड़कर अपने बालों को बिखेर दिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वही हैकर्स का ग्रुप, उन्होंने हमारी कंपनी के मेन सर्वर पर बहुत बड़ा साइबर अटैक कर दिया है। हमारे आईटी डिपार्टमेंट के वे सारे इंजीनियर्स बिल्कुल बेकार साबित हुए। वे इस अटैक को रोक नहीं पाए। पूरा सिस्टम क्रैश हो चुका है और हमारे कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स का सीक्रेट डेटा अब पूरी तरह लीक होने की कगार पर है। तीसरी बहन ने गुस्से में हाथ पैर पटके। उसकी जो टेक कंपनी थी वह इस समय गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के टेंडर की रेस में थी। उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत ही घटिया दर्जे के थे और वे पहले भी कई बार हैकिंग की कोशिश कर चुके थे। पहले तो इसने जैसे तैसे संभाल लिया था, लेकिन इस बार दुश्मनों ने तगड़ा पैसा बहाकर दुनिया के सबसे खतरनाक प्रोफेशनल्स को काम पर लगाया था। डैड का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। क्या पुलिस या साइबर सेल को इन्फॉर्म किया? कोई फायदा नहीं है पापा, वे लोग बोटनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके असली सोर्स को ट्रैक करना नामुमकिन है। तीसरी बहन कमरे में चक्कर काटने लगी। जब तक बाहर से कोई बड़ा साइबर एक्सपर्ट यहाँ पहुंचेगा तब तक हमारा सब कुछ लूट चुका होगा। अगर ये डेटा आज लीक हो गया तो मेरी कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। बड़ी बहन ने अपनी भवें सिकोड़ी। क्या हमारे लो कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस की आईटी टीम को बैकअप के लिए बुलाऊं? अब बहुत देर हो चुकी है दीदी, उनका अटैक बहुत तेज और खतरनाक है। तीसरी बहन ने झटके से अपना लैपटॉप उठाया और उसकी उंगलियां टच पैड पर पागलों की तरह चलने लगी। लेकिन स्क्रीन पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, जिस पर एक बहुत बड़ा वार्निंग का साइन और काउंटडाउन चल रहा था। खत्म, इस बार तो सब खत्म हो गया। लिविंग रूम की हवा एक बार फिर पूरी तरह भारी हो चुकी थी। ठीक उसी मोड़ पर सीढ़ियों की तरफ से एक बेहद शांत और ठंडी आवाज गूंजी, तीसरी बहन क्या मैं इसे एक बार देख सकता हूँ? सबने चौंक कर आवाज की तरफ देखा। मैं न जाने कब से सीढ़ियों के पास खड़ा था, हाथ में पानी का ग्लास लिए चुपचाप इस पूरे ड्रामे को देख रहा था। तीसरी बहन थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर उसने लाचारी से अपना सिर हिलाया। छोटे भाई कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, तेरी बहन इसे खुद संभाल लेगी। वो मेरे सामने अपनी ये लाचारी और हार नहीं दिखाना चाहती थी। मैं धीरे से चलकर सोफे के पास आया और पानी का ग्लास टेबल पर रख दिया। मेरी नजरें उस लैपटॉप की स्क्रीन पर टिक गईं जो खून की तरह लाल चमक रही थी। ये वायरस थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, मैंने बहुत ही नॉर्मल लहजे में कहा। जाना पहचाना? पूरा परिवार एक साथ सन्न रह गया। मैंने उनके इस शौक पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी तीसरी बहन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लैपटॉप मुझे दो। तीसरी बहन ने मेरे उस शांत और बेपरवाह चेहरे को देखा और न जाने किस जादू के असर में आकर उसने चुपचाप वह लैपटॉप मेरे हाथ में थमा दिया। देते ही उसे तुरंत पछतावा हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। उसका यह भाई इन सब चीजों के बारे में क्या जानता होगा? ये तो सरासर बचपना था। मैंने लैपटॉप लिया, सोफे पर आराम से बैठा और उसे अपने घुटनों पर रख लिया। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर आकर टिक गईं, लेकिन मैंने तुरंत टाइप करना शुरू नहीं किया। मैंने थोड़ा सा अपना सिर घुमाया और तीसरी बहन से पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका बैकअप एडमिनिस्ट्रेशन की है? तीसरी बहन ने बिना सोचे समझे कोड के कुछ बेहद मुश्किल और लंबे शब्द बोल दिए। मैंने बस अपना सिर हिलाया और मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ने लगी। मेरी उंगलियों की रफ्तार कोई बहुत तेज नहीं थी, बल्कि मेरा अंदाज ऐसा था मानो मैं बहुत आराम से कोई गेम खेल रहा हूँ। जब मेरी उंगलियों ने कीबोर्ड के बटनों को दबाया तो पूरे कमरे में एक बहुत ही सुरीली और रिदम वाली टिक टिक की आवाज गूंजने लगी। स्क्रीन पर जो डरावनी लाल लाइटें और अजीब से कोड्स, वे मेरे द्वारा डाले गए कुछ बहुत ही सिंपल से कमांड्स निर्देशों के सामने धीरे धीरे और देखते ही देखते गायब होने लगे। तीसरी बहन पहले तो इस डर में जी रही थी कि कहीं मैं कोई गलत बटन न दबा दूं जिससे पूरा सिस्टम हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, लेकिन जैसे जैसे वह स्क्रीन को देख रही थी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं जो कमांड्स टाइप कर रहा था वे उसकी समझ से पूरी तरह बाहर थे। उनका लॉजिक इतना टेढ़ा और एडवांस था कि वह इस पूरी मार्केट में मौजूद किसी भी कोडिंग लैंग्वेज या हैकिंग की थ्योरी से मैच ही नहीं करता था। अभी 3 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे कि स्क्रीन की वह खूनी लाल लाइट पूरी तरह गायब हो गई और कंपनी का पूरा सिस्टम एकदम नॉर्मल मोड में वापस आ गया। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था। मैंने बिना रुके कीबोर्ड पर कुछ और कोड्स टाइप किए और अगले ही पल लैपटॉप की स्क्रीन पर एक बहुत ही पेचीदा और एडवांस नेटवर्क मैप खुल गया, जहां एक छोटा सा लाल डॉट बिंदु अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भागने की कोशिश कर रहा था। लोकेशन पता हो गई है। मैंने ये कहते हुए कोडिंग की आखिरी लाइन टाइप की और कीबोर्ड का एंटर बटन दबा दिया। जैसे ही बटन दबा, लैपटॉप की स्क्रीन पर जो लाल डॉट भाग रहा था वो अचानक ब्लास्ट हुआ और पूरा मैप एक झटके में पूरी तरह से ग्रे हो गया। लो हो गया। मैंने लैपटॉप को बंद किया और उसे अपनी पूरी तरह पत्थर बन चुकी तीसरी बहन लुओ शियाओयाओ की तरफ बढ़ा दिया। सामने वाले हैकर्स का मेन सर्वर शायद अब कुछ दिनों तक ऑन नहीं हो पाएगा। लिविंग रूम में एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। तीसरी बहन ने बहुत ही कांपते हाथों से उस लैपटॉप को वापस लिया। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। उसने तुरंत झटके से सिस्टम लॉक्स चेक किए और अपनी कंपनी के आईटी हेड को फोन मिलाया। फोन पर आईटी हेड की आवाज इतनी एक्साइटेड थी कि जैसे उसके होश उड़ चुके हों। मैडम गजब हो गया, चमत्कार हो गया मैडम, वो वायरस अचानक अपने आप गायब हो गया है।
हमारा पूरा सिस्टम पूरी तरह रिकवर हो चुका है और एक एक डेटा बिल्कुल सेफ, सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात, हमने हमलावरों को ट्रैक करने की कोशिश की तो पता चला कि सामने वाले ने खुद को ही उड़ा लिया है। उनका पूरा अड्डा और सर्वर पूरी तरह तबाह हो चुका है। तीसरी बहन ने फोन काटा। उसने मेरी तरफ देखा जो बेहद शांति से अपनी जगह पर बैठा था, मानो मैंने कोई बड़ा काम नहीं बल्कि बस उसके लिए पानी का एक ग्लास लाकर रख दिया हो। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। छोटे भाई, उसकी जुबान इस तरह लड़खड़ा रही थी कि उसके मुंह से एक पूरा सेंटेंस भी नहीं निकल पा रहा था। मैंने पानी का ग्लास उठाया और एक घूंट लेते हुए बहुत ही नॉर्मल लहजे में कहा, पहले कभी टाइम पास के लिए कोडिंग और प्रोग्रामिंग की कुछ किताबें पढ़ ली थी। किताबें पढ़ ली थी सिर्फ टाइम पास के लिए? तीसरी बहन को ऐसा लगा जैसे पिछले 10-12 सालों से जो उसने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी वह सब पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग की किताब होती है जो किसी को सिर्फ 3 मिनट के अंदर इंटरनेशनल हैकर ग्रुप के परखच्चे उड़ाना और सीधे उनके घर में घुसकर उन्हें तबाह करना सिखा देती है? दूसरी बहन लो न्यानवेई ने अचानक हवा में छलांग लगाई और आकर जोर से मेरी बाजू पकड़ ली। भाई, तू मेरा सगा भाई है। नहीं नहीं, तू आज से मेरा सगा गुरु है। आगे से इस तीसरी की कंपनी तेरी खुद की बैकयार्ड है। जब मन करे तब यहाँ आकर कोडिंग खेलना। मैंने अपनी भव्य थोड़ी सी कोड़ी और बिना कोई तमाशा किए बहुत ही शांति से अपनी बाजू उसके हाथ से छुड़ाई। इसकी कोई जरूरत नहीं है। डैड, मॉम और बड़ी बहन लो किंग हुआंग इस पूरे नजारे को देख रहे थे और उनके चेहरों पर अब कौन सा एक्सप्रेशन आना चाहिए उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था। वे जिस बेटे को बहुत नाजुक और मासूम समझकर उसकी हिफाजत करने की प्लानिंग कर रहे थे, उस बंदे ने पलक झपकते ही एक ऐसी मुसीबत को उड़ा दिया था जो उनकी तीसरी बेटी की पूरी कंपनी को दिवालिया कर सकती थी। तीसरी बहन ने मुझे वापस सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखा और उसने तुरंत लपक कर बड़ी बहन लो किंग हुआंग का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। दीदी, मुझे सच में लग रहा है कि हमारे लो परिवार में एक ऐसा इंसान आ चुका है जो पूरी दुनिया का इतिहास बदलने की ताकत रखता है। वही दूसरी तरफ मैं अपने कमरे में पहुंच चुका था। मैंने अपने पर्सनल असिस्टेंट सू की तरफ देखा और बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, अभी जो वायरस अटैक हुआ था उसके म्यूटेटेड कोड की एक कॉपी मेरे टैबलेट पर भेज दो। थोड़ा दिलचस्प था। असिस्टेंट सू ने तमीज से सिर झुकाया। जी छोटे मालिक। नीचे लिविंग रूम में तीसरी बहन उस लैपटॉप को अपने सीने से ऐसे चिपकाए खड़ी थी मानो उस पर साक्षात भगवान का आशीर्वाद उतर आया हो। वह बड़ी बहन के पास भागी। दीदी दीदी, क्या आपने देखा? मेरे भाई ने सिर्फ 3 मिनट लिए। बड़ी बहन को उसने इतनी जोर से हिलाया कि उसका सिर घूमने लगा था। उसने लाचारी से कहा, हाँ हाँ मैंने देखा, आंखें हैं मेरे पास, न देखना चाहूं तो भी सब साफ दिख रहा था। वह खुद अंदर तक हिल चुकी थी। वह स्कॉर्पियन हैकर ग्रुप था दीदी। इंटरनेशनल मार्केट के टॉप हैकर्स में नाम आता है उनका। हमारी कंपनी की सबसे बेस्ट टेक्निकल टीम पिछले 3 दिन और 3 रातों से बिना सोए माथापच्ची कर रही थी और कुछ नहीं कर पाई। तीसरी बहन का चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो रहा था और भाई ने सिर्फ 3 मिनट में उनका पूरा सिस्टम साफ किया और साथ ही उनके हेडक्वार्टर को भी हैक कर लिया। ये सिर्फ कुछ किताबें पढ़ने से मुमकिन है क्या? पापा ने हाथ में चाय का कप पकड़ा हुआ था लेकिन उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जिम्मेदार पिता और घर के मुखिया का रौब बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि हमारे लो चेन के पास इस पर्टिकुलर फील्ड कंप्यूटर में कुछ ज्यादा ही गॉड गिफ्टेड टैलेंट हो। ये सिर्फ टैलेंट नहीं है पापा। तीसरी बहन की आवाज और तेज हो गई। ये सीधे डायमेंशन रिड्यूसिंग अटैक है। उसने उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिया। पापा, आप इन चीजों को बिल्कुल नहीं समझते। दूसरी बहन न्यानवेई चुपके से तीसरी बहन के पास आई, उसकी गर्दन में हाथ डाला और आंख मारते हुए बोली, क्यों भाई? ओ तीसरी, अब पता चला ना कि हमारा छोटा भाई किस लेवल की चीज है। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, अपने इस नन्हे मुन्ने शौकिया नॉलेज से भाई के उस गॉड लेवल प्रोफेशनल स्वैग को चैलेंज करने की गलती कभी मत करना। तीसरी बहन को इस बार दूसरी बहन के इस ताने से जरा भी चिढ़ नहीं हुई। उसने बहुत ही सीरियस होकर अपनी गर्दन हिलाई और जोर से कहा, हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही थी।